काल का युद्ध समाप्त हो चुका था और देवगढ़ अब इतिहास बन चुका था। अजली हवेलियां, राख के बदलते स्तंभ और वीरगति को प्राप्त हर योद्धा का नाम हवाओं में विलीन हो चुका था। महल के मुख्य द्वार पर अब रुद्रकाल का ध्वज लहरा रहा था। काले रंग में रुधिर की लहरें नाच रही थी। सिंहासन पर वो बैठा था। वो गद्दी जो अब तक देवताओं के लिए आरक्षित मानी जाती थी, अब उस पर बैठा था एक अजनबी अधिपति। उसके चारों ओर भय और आदेश की अदृश्य लहरें दौड़ रही थी। कोई नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी सेना महल के प्रांगण में जश्न मना रही थी। संगीत नहीं, विकृत रुदन जैसा स्वर था। मांस, शराब और रक्त से भरे थालों के बीच वे विजय का अंधा नृत्य कर रहे थे। परंतु इन सब से दूर, महल के खंडहर से भी गहरे एक बंद कोठरी में ईशानी की धड़कन फिर से तेज हो रही थी। उसने अब तक बहुत कुछ सहा था, माँ बाप की चीखें, अपनों की मौतें और जले हुए महल की गंध। मगर आज वो सिर्फ एक कोने में बैठकर आंसू नहीं बहा सकती थी। कोई उसे लेने नहीं आया, न कोई उसे ढूंढ रहा था, जैसे काल को उसके अस्तित्व से भी कोई फर्क न था। लेकिन वही उपेक्षा, वही अपमान अब उसके भीतर आग बनकर जल रहा था। उसने चुपचाप अपने कमरे का छुपा हुआ दरवाज़ा खोला, जो एक गुप्त सुरंग से जुड़ता था। वो सुरंग जिसे कभी उसके पिता ने कहा था, अगर कभी कोई भी रास्ता न बचे तो यही तुम्हारा पथ होगा। सुरंग अंधेरे, धूल और सीलन से भरी थी, पर आज उस अंधेरे से वो डर नहीं रही थी। कदमों की आहट के साथ वो उस कक्ष में पहुंची जिसे सालों से बंद रखा गया था, राजश्री कवच गृह। वहां दीवारों पर जड़ी पांडुलिपियां, अस्त्र और पुश्तैनी कवच अब भी अपनी चमक समेटे खामोश खड़े थे। एक कोने में पड़ा था स्वर्ण कवच, जिसे कभी ईशानी के लिए विशेष रूप से ढलवाया गया था, पर उसने कभी पहना नहीं था। आज वो उस कवच के पास रुकी, अपनी आंखें मूंदी और धीरे से बोली, माँ, पिता, मेरा आशीर्वाद देना। उसने कवच पहनना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, पर मन दृढ़ था। हर पट्टी कसने के साथ उसके भीतर का डर टूट रहा था और उसके स्थान पर जन्म ले रही थी एक नई चेतना। जब तलवार को उसने उठाया तो उसकी आंखों में सिर्फ एक प्रतिबिंब था, काल को रोकना है। धीरे धीरे वो उस गुप्त मार्ग से ऊपर आई, प्राचीन गलियारों से होकर उन सीढ़ियों की ओर जहां से शाही दरबार दिखाई देता था। उसकी चाल अब डर से नहीं, निर्णय से भरी थी। हर कदम में प्रतिशोध की गूंज थी, हर सांस में अपने लोगों की चीखों की परछाई। जैसे ही वो दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंची, भीतर से वीणा की टूटी हुई आवाजें और भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही हर शोर जैसे थम गया। दरबार के फर्श पर जैसे एक अदृश्य रेखा खींच गई थी और उस रेखा को पार कर रहा था एक स्वर्ण कवचधारी योद्धा। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। उसकी चाल धीमी लेकिन दृढ़, आंखें छिपी हुई पर दृष्टि अग्निपूर्ण। सैनिकों में से कुछ ने तलवारें निकाली, पर न जाने क्यों कदम आगे न बढ़ा सके। काल ने हाथ नहीं उठाया, न उसे रोका, वो सिर्फ देखता रहा। उसकी आंखें अब कौतूहल से भरी थी। वो स्वर्ण योद्धा अब दरबार के मध्य पहुंच चुका था, एकदम काल के सिंहासन के सामने। और तब पहली बार उसने तलवार उठाई और उसे काल की ओर ताना, बिना एक भी शब्द के। काल मुस्कुराया, जैसे किसी खेल की शुरुआत हुई हो। तू कौन है? उसने पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। क्या तू जानता है यहाँ खड़े होने का क्या अर्थ है? फिर भी उत्तर नहीं, सिर्फ तलवार की सीधी धार और आंखों में जलता हुआ प्रतिरोध। सैनिक आगे बढ़ने को हुए, पर काल ने इशारे से रोक दिया। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ ये साहस कहाँ तक जाता है। फिर धीमे कदमों से वो सिंहासन से उठा, लेकिन उसने तलवार नहीं निकाली। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हुआ, फिर हल्की मुस्कान के साथ वो नंगे हाथ आगे बढ़ा। तू किसके लिए खड़ा है? काल ने पूछा। उसकी आवाज में संशय नहीं, केवल उत्सुकता थी, जैसे वो इस स्वर्ण कवचधारी की गहराई को परखना चाहता हो। वो अब भी चुप था और स्वर्ण कवच में लिपटा उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। न उसकी आंखें दिख रही थी, न उसकी पहचान, सिर्फ तलवार की धार और प्रतिशोध की आहट थी। दरबार में कोई नहीं जानता था कि ये कौन है।
उन्हें बस एक रहस्यमय स्वर्ण कवचधारी योद्धा दिख रहा था जो बिना बोले काल के सामने खड़ा था। उसकी चाल में न मर्दाना गर्व था न स्त्री संकोच, बस एक संतुलित साहस जो हर परिभाषा से परे था। काल अब गंभीर था, हंसी गायब, केवल दृष्टि स्थिर। ठीक है, वो बोला, तो उत्तर मिलेगा, तलवार से नहीं, पहले सत्य से। फिर 2 कदम आगे बढ़ा, जैसे और पास से देखना चाहता हो कि ये स्वर्ण कवचधारी कौन है। उसके चेहरे पर अब क्रूरता नहीं, जिज्ञासा थी, पर उसने अब भी योद्धा के कवच को छूने या पहचानने की कोशिश नहीं की। उसे कोई संदेह नहीं था कि सामने कोई राजकुमारी हो सकती है। उसके लिए ये सिर्फ एक अद्भुत योद्धा था जो अनाम था, अज्ञात था। और फिर शाही दरबार युद्ध भूमि बन गया, जहां पहली बार एक राजा और एक रहस्यमय योद्धा आमने सामने थे, जिसकी असली पहचान अब भी सबके लिए अज्ञात थी। दूसरी ओर देवगढ़ के राजा वेत्रध्वज और रानी शालिनी रात के अंधेरे में एक सुरक्षित मार्ग से भाग निकले थे। वो अपने पुराने मित्र राजा वीरभान के राज्य की ओर निकले, जहां उम्मीद थी कि उन्हें समर्थन मिलेगा। कई दिनों की यात्रा और छिपते छिपाते चलने के बाद वो अंततः वीरभान के महल पहुंचे। एक गुप्त सभा में दोनों राजाओं का आमना सामना हुआ। राजा वेत्रध्वज ने कहा, मित्र, आज मैं राजा नहीं, एक शरणार्थी बनकर आया हूँ। वीरभान गंभीर था, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, पर यह लड़ाई अब केवल तुम्हारी नहीं रही। रानी शालिनी बोली, काल केवल देवगढ़ को नहीं निगलेगा, वो हर उस भूमि पर अधिकार करेगा जहाँ साहस की लौ जलती है। पूर्व राजा ने चेताया, यदि आज तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो कल वो इसी दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। वीरभान ने सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर हमें दूसरों को भी चेताना होगा। अगले ही दिन दूतों को पड़ोसी राज्यों की ओर भेजा गया, जिनमें राजधारी, अंगदपुर, चंद्रवन और नैरस्य प्रदेश शामिल थे। संदेश साफ था, एक नई छाया जन्म ले चुकी है। अगर अभी न रोका गया तो ये आग पूरे उत्तराखंड को खा जाएगी। कई राज्यों में भय की लहर फैल गई। कुछ ने अपने किले बंद कर लिए, कुछ ने गुप्त सभा बुलाई, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब ये युद्ध केवल एक राज्य का नहीं रहा, ये समस्त मानवता बनाम अंधकार था। उसी शाम राजा वेत्रध्वज और रानी शालिनी ने वीरभान के साथ एक गुप्त रणनीति सभा बुलाई। वेत्रध्वज बोले, हमें केवल बचाव नहीं, अब प्रतिकार की योजना बनानी होगी। जितनी देर करेंगे उतना ही शत्रु मजबूत होगा। वीरभान बोले, हमारी सीमाओं के पास भी कुछ अजीब गतिविधियां देखी गई हैं। लगता है काल की निगाह अब हमारे राज्य पर भी है। शालिनी चिंतित थी, अगर वो हमारी दिशा में बढ़ा तो हम तैयार नहीं होंगे। वेत्रध्वज बोले, इसलिए हमें एक संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। हर राज्य जो स्वतंत्रता में विश्वास रखता है उसे एकत्र करना होगा। अगले 3 दिनों तक विशेष दूतों को विभिन्न मित्र राज्यों में भेजा गया। साथ ही राजकीय गुप्तचरों को भी निर्देश दिए गए कि वे काल की गतिविधियों पर नजर रखें। वीरभान ने अपने शस्त्रागार को पुनः सुसज्जित करने का आदेश दिया और गुप्त रूप से सेनाओं की भर्ती भी शुरू कर दी गई। धीरे धीरे देवगढ़ की हार की खबर पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी थी। कई छोटे राज्यों में भय की लहर फैल गई। कुछ ने काल के साथ गुप्त संधि करने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी, लेकिन वेत्रध्वज और वीरभान जानते थे, ये समय विश्वासघात और भय का नहीं, बल्कि एक नई क्रांति का बीज बोने का था।